आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के शुभारंभ के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित मंत्री परिषद में मेरे सहयोगी, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, मंच पर उपस्थित पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री सुशील कुमार लोहानी जी, संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर जी और UNFPA के चीफ ऑफ प्रोग्राम दीपा प्रसाद जी। आज इस कार्यक्रम में मेरे सामने उपस्थित आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों की सरपंच बहनें और वर्चुअली जो हमारे साथ कुल 770 ऐसी ग्राम पंचायतों की मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान जुड़ी हुई हैं, आप सभी का इस अवसर पर मैं भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसके उपलक्ष्य में आज हमने महिला हितैषी ग्राम पंचायतों के शुभारंभ का यह कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे दुनिया में एक बेहद खास ढंग से मनाया जाता है और वैसे तो मैं ये मानती हूं कि 365 दिन में हर दिन हमारा है, लेकिन इस एक दिन पूरी दुनिया के तमाम देश महिलाओं के अधिकार, जीवन में हर क्षेत्र में समानता के अवसर, परिवार, समाज, देश, दुनिया के निर्माण में महिलाओं के अभूतपूर्व योगदान को समर्पित है। और इसलिए मैं आप सभी बहनों को जो आज वर्चुअली और फिजिकली हम सब से जुड़ी हैं, भारत सरकार से जुड़ी हैं, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई और अनंत शुभकामनाएं देती हूं। और इस दिन पर मेरी यही ख्वाहिश है, आपके लिए यही प्रार्थना है, आप सब ऐसे ही मुस्कुराएं, ऐसे ही खुशियां बिखेरें, ऐसे ही आगे बढ़ें। आज जो दृश्य मैं अपनी आंखों के समक्ष देख रही हूं बहुत मनमोहक है। जिस घड़ी इस सभागार में प्रवेश किया उस घड़ी आपकी सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। चारों ओर रंग ही रंग है। हम महिलाएं रंग, खूबसूरती, सकारात्मक ऊर्जा का जीता जागता प्रमाण है। महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है और इसलिए कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। यह सपना है 2047 तक जब हम देश की स्वाधीनता के 100 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करें, हम अपने देश को एक विकसित भारत बनाएं। लेकिन विकसित भारत का स्वप्न कैसे साकार होगा? अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें देश की आधी आबादी का भी बराबरी का योगदान होना चाहिए। और हमारे देश की बेटियों, बहनों, महिलाओं की आधी आबादी की क्षमता में हमें पूरा विश्वास है। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सशक्त नारी, सशक्त पंचायत, सशक्त भारत। और आप सब 2047 के सशक्त विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं।
हमारे लिए सशक्त नारी, सशक्त पंचायत, सशक्त देश ये महज एक नारा नहीं है। हमें देश की महिलाओं की क्षमताओं में पूरा विश्वास है और हम ये मानते हैं कि अभी भी 100% महिलाओं की क्षमता और उनकी प्रतिभा का दोहन नहीं हो पा रहा है। आज से 11 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की बागडोर संभाली और हमारी सरकार ने एक नया दृष्टिकोण देश के समक्ष रखा। अब तक आजादी के बाद से 2014 के पहले तक देश में जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने महिला केंद्रित विकास की बात की, वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसमें तब्दीली की, देश के सामने एक नई अवधारणा को प्रस्तुत किया जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की अवधारणा है। यानी हम महिला केंद्रित विकास की सोच से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर चलें। और यह अवधारणा तभी आ सकती है जब हमारे मन के कोने में यह भरोसा हो कि महिलाएं आगे बढ़कर देश के विकास का नेतृत्व कर सकती हैं। जब हमारी सरकार आई तब हमने अपनी इस अवधारणा को साकार करने के लिए यह तय किया कि टॉप डाउन बॉटम अप, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक हमें हर संभव प्रयास करना है कि हमारे देश की आधी आबादी देश के निर्माण के इस यात्रा में अपना योगदान दे सके। जब मैं टॉप डाउन अप्रोच की बात करती हूं तो हमारी सरकार ने देश की टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग लेवल, देश के नीति निर्धारण की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक लाने का काम किया कि महिलाएं देश की संसद में हो, देश की विधानसभाओं में हो, जहां से नीतियां बनती हैं वहां महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन हमारे देश में बहुत विविधताएं हैं और इसलिए जहां हमें टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग लेवल में महिलाओं को शामिल करना है, उसके साथ ही ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर आज भी जो एक बहुत बड़ी आधी आबादी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रही है, हमें उस पर भी सरकार के प्रयासों को केंद्रित करना है। और इसलिए इन 11 वर्षों में हमने जहां एक और महिला आरक्षण विधेयक जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तमाम ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जिससे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं से जूझ रही महिलाएं उस संघर्ष के चक्र से बाहर आ सके। क्योंकि जब तक हम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, तब तक महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं हो सकता। और इसलिए जितने भी स्कीम्स हम लेकर आए, चाहे हमने महिलाओं को सबसे बुनियादी जरूरत शौचालय, देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं, रही हैं, जो एक शौचालय के लिए भी मोहताज रही, और बहुत सारे अपराध, महिलाओं के विरुद्ध घटने वाली बहुत सारी हिंसा केवल इसलिए होती थी क्योंकि हमने शौचालय का निर्माण नहीं किया। हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य इसलिए खराब हो जाता था
गंभीर रोग कम उम्र में हो जाते थे क्योंकि स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था नहीं थी। हमारी बेटियां स्कूल से ड्रॉप आउट इसलिए होती थी क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं थे। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी बेटियों के लिए, किशोरियों के लिए, महिलाओं के लिए, हम सैनिटरी नैपकिन भी उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। हमारी बच्चियां शिक्षा से अगर वंचित रहेंगी, अगर उनको स्वास्थ्य की उचित सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अगर स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा, अगर सुरक्षा का माहौल नहीं मिलेगा, जिसके लिए हमने वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स भी बनाए, तो कैसे देश की बेटियां आगे बढ़कर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगी। और इसलिए तमाम योजनाएं एक के बाद एक हम लेकर आए। और आज हमारे पास जिम्मेदारी है, आप सब महिला ग्राम सरपंच हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देश की उस आधी आबादी के लिए अनुकूल अपनी ग्राम पंचायत को बनाना है। पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत विमेन लेड डेवलपमेंट की अवधारणा को बल प्रदान करने के लिए की है। और आज इसके तहत हम आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत इनका चयन करके एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि जो हमने सतत विकास लक्ष्य तय किए हैं 2030 का जो एजेंडा है, उसके तहत 9 महत्वपूर्ण विषय हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि हमारे देश की तमाम पंचायतें महिलाओं के अनुकूल हो। तो ये पूरा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, आपने मुझसे पूर्व कई वक्ताओं को सुना जिन्होंने एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या मानक है, यह आपको विस्तार पूर्वक समझाएं। हमारी बेटियों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था हो, बच्चियों का ज्यादा से ज्यादा स्कूल में एनरोलमेंट हो, महिलाओं की सुरक्षा का एक माहौल हो, महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। बहुत सारे पहलू हैं। महिला सभा का आयोजन, आपने सारी बातों को विस्तार से सुना। मैं आपसे उस परिभाषा के तमाम स्तंभों में से एक स्तंभ पर बात करना चाहती हूं। एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत का एक स्तंभ है स्वास्थ्य और पोषण का, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री होने के नाते उससे जुड़ी बातों को आपसे साझा करना चाहती हूं। आप सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यू आर द क्लोजेस्ट लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल। जनता और सरकार के बीच की आप वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो सरकार की तमाम योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सकती है। और जब हम महिला हितैषी ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं जिसको आप अपने गांव की मुखिया होने के नाते, अपने गांव का नेतृत्व करता होने के नाते उनको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकती हैं। और जो काम आप करेंगी, जो योगदान आप देंगी, उसका असर जो हमारे नेशनल इंडिकेटर्स होते हैं उन पर पड़ता है। मैं आपसे सबसे पहले चर्चा करना चाहती हूं, आप महिला ग्राम प्रधान हैं, आपके गांव में विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी होगी, है? ग्रामीण स्वच्छता पोषण स्वास्थ्य समिति है।
आप उसमें रुचि लें, क्योंकि हर गांव की जो स्वास्थ्य की चुनौतियां होती हैं वो अलग होती हैं। हर गांव में हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, ये सारा कार्यक्रम हम एनएचएम के थ्रू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से चलाते हैं। ग्राम सरपंच होने के नाते आप सबसे पहले देखिए कि नियमित रूप से आपके गांव में विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन समिति की बैठक होती है या नहीं होती है। इसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान बनाते हैं। गांव के एक योजना बनाई जाती है स्वास्थ्य, पोषण और न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के, यानी हर गांव में किन बीमारियों का ज्यादा प्रकोप है, साफ सफाई की क्या स्थिति है, पोषण की क्या स्थिति है, ये सारी बातों को ध्यान में रखे। पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध है नहीं, ये सारी जो आपके गांव की चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रख के ये कॉम्प्रिहेंसिव विलेज प्लान बनाया जाता है। ग्राम प्रधान के रूप में आप देखें कि उसका पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय मंत्री जी ने आपसे कही कि आपका चश्मा ठीक होना चाहिए, और ग्राम प्रधान की नजर सबसे पहले गांव के उन तबकों पर जानी चाहिए, वो आपको वोट दे या ना दे। सबसे पहले नजर उस पे जानी चाहिए जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज है, सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। उस पर दृष्टि सबसे पहले केंद्रित होनी चाहिए। उन तक आपके स्वास्थ्य, पोषण, साफ सफाई की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। और जन जागरूकता, नॉलेज इज पावर। हम यदि जागरूक नहीं हैं, जानकारी नहीं है, तो बहुत कुछ जिसका लाभ हम उठा सकते हैं उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो ग्राम प्रधान होने के नाते आपका दायित्व यह भी है कि भारत सरकार की, और मैं स्वास्थ्य के संबंध में बात कर रही हूं, जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आप जानकारी भी दें। मैं एक उदाहरण देती हूं आपको। भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई, आप सब जानती हैं। आयुष्मान भारत योजना में हमने दो काम किए। एक तो हमने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया, और दूसरा हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए। आप सबके गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर 5000 की आबादी पर होते हैं, होंगे ही होंगे या नजदीक में होंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आज हम 12 किस्म की स्वास्थ्य सेवाओं का पैकेज दे रहे हैं। 12 किस्म की, यानी उसमें एल्डरली केयर, जेरियाट्रिक केयर भी है, वृद्धावस्था देखभाल, और बुजुर्गों को बहुत तरीके की देखभाल की आवश्यकता होती है। आपके गांव में बुजुर्ग आबादी होगी, उन्हें आवश्यकता होगी, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होगी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में वृद्धावस्था देखभाल के प्रबंध हैं। इसी प्रकार ओरल हेल्थ केयर, यानी दांत और मसूड़ों से के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तकलीफ है तो वो सेवाएं भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध हैं। मेंटल हेल्थ केयर, इसे हमें हंसकर नहीं उड़ा देना। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, बहुत सामान्य सी समस्याएं हैं जो हमारे बीच में, हो सकता है हम में से स्वयं किसी ना किसी को ये समस्याएं हो, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। मेंटल हेल्थ केयर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। इस तरीके से 12 किस्म की सर्विसेज हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर एनसीडी स्क्रीनिंग शुरू की है। गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आजकल हर आदमी को डायबिटीज है, हर अगले व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और कैंसर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और
महिला हितैषी पंचायत आपको बनानी है, इसलिए मैं कह रही हूं महिलाओं में 2 किस्म का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर्विक्स कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में यह प्रबंध किए हैं कि 30 साल की उम्र से अधिक जो भी लोग हैं, महिलाएं या पुरुष, हम उनकी डायबिटीज की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच और 3 तरीके के जो कॉमन कैंसर्स हैं, 3 तरीके के। एक तो मुंह का कैंसर, मुझे सब राज्यों का नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि लोग पान मसाले का सेवन बहुत करते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी। और ओरल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। ओरल कैंसर की जांच, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जांच और सर्वाइकल कैंसर की जांच, ये 30 साल से अधिक की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको उन्हें बताना ही बताना है। क्योंकि कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैंसर प्राइमरी स्टेजेस में डायग्नोज नहीं हो पाता। व्यक्ति को तब पता चलता है जब कैंसर एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाता है और उसमें बहुत सारे लोग अपना जीवन खो देते हैं। हमें अपनी आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत में हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा तो करनी है, लेकिन खास तौर से महिलाओं को स्तन कैंसर और गर्भाशय के मुख्य कैंसर से बचाना है। तो उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग के लिए जाने के लिए प्रेरित करना है। यह हमने करना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में नियमित रूप से हम आरोग्य शिविर लगाते हैं, हेल्थ मेला लगाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं गांव में, छोटी मोटी खांसी, ये सर दर्द, पेट दर्द, दुनिया भर की उनको समस्याएं स्वास्थ्य की होती हैं। अब उन्हें जानकारी कौन देगा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जिस दिन स्वास्थ्य मेला लगता है उस दिन विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर अवेलेबल। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने गांव के गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जाइए, जांच कराइए जिस दिन मेला लगे। और इसके साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक, दवाएं और जरूरी टेस्ट, इसकी व्यवस्था है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था है। क्यों? गांव का सामान्य व्यक्ति गरीब है, घर में कोई साधन नहीं है, वाहन नहीं है, गंभीर बीमारी है, लेकिन स्पेशलिस्ट किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी बड़े अस्पताल में दूर बैठता है, वो नहीं जा सकता। आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाइए, कंप्यूटर के स्क्रीन पे वहां पे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगी वो आपको दूर किसी टर्शरी हेल्थ केयर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में बैठे एक विशेषज्ञ के साथ वर्चुअली स्क्रीन पर कनेक्ट करेगी। आप विशेषज्ञ से परामर्श करिए स्क्रीन के माध्यम से, वो आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपको प्रेस्क्राइब करेंगे और आपको वो सुविधा मिलेगी जिसके लिए आप नहीं जा पा रहे कहीं चल के। ये टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन की सुविधा हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर की है। तो आपको भी जाकर अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को देखना होगा। ये आपको एक ग्राम प्रधान के रूप में दायित्व निभाना है। और हम टीबी एलिमिनेशन का कैंपेन चला रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस, भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य तय किया है, टीबी मुक्त होने का। और हमारे बीच में, हमारे आसपास, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर टीबी के लक्षण हैं, लेकिन वो चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसी भी आबादी है जिसको ज्यादा जोखिम है। कौन सी आबादी है जिसको टीबी का ज्यादा जोखिम होता है? शराब, सिगरेट का सेवन करने वाले हैं, या किसी के परिवार में कोई टीबी रोगी रह चुका है तो बाकी जो परिवार के सदस्य हैं या उनके क्लोज कांटेक्ट में आने वाले जो भी लोग हैं उनको भी टीबी के लिए ज्यादा जोखिम है। या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारे लोगों को ज्यादा खतरा होता है। जो कुपोषित लोग हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, जो मैलन्यूट्रिशन है, कुपोषित हैं, उनको भी बहुत
खतरा है, तो हमने 100 दिन का अभियान चलाया है। ये 24 मार्च को खत्म होगा। 7 दिसंबर को हमने शुरू किया था। इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे जाके शिविर लगाए जा रहे हैं, टीबी की जांच हो रही है और वैन्स जा रही है, मेडिकल वैन्स, जिसमें सारे टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स है। तो आप देखिए कि आपके गांव में भी जिनको भी लक्षण हो या जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनकी जांच कराने में आप सहयोग करें। सिकल सेल का, अब तो पहले कहते थे कि सिकल सेल का जो प्रोग्राम है हमारा, सिकल सेल एनीमिया का, ये केवल हमारी जो आदिवासी आबादी है उसको ये समस्या है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माइग्रेशन के कारण अब ये SC, ST, OBC, जनरल सब में मिलने लगा है। तो ये ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको भी जानकारी रख के अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो नियमित जांच कराएं और सरकार की जो तमाम सुविधाएं हैं उसका लाभ लें। सरकार टीबी के उपचार के लिए सारी दवाएं मुफ्त देती है सरकार, क्योंकि टीबी के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है कुपोषण। अगर पोषण सही नहीं मिला है तो फिर टीबी आपको होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम 1000 रुपया मरीज के खाते में भी देते हैं कि वो जो भी पोषण संबंधी सामग्री है उसको खाए, जल्दी ठीक हो। खाली दवाओं से काम नहीं चलेगा, पोषण भी मिलना चाहिए। और बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के सरकार का सहयोग किया है। कैसे? निक्षय मित्र के रूप में। यानी वो सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारा एक निक्षय पोर्टल बना हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसमें देश भर के जितने टीबी रोगी हैं उनका डेटा है। वो उस पोर्टल से किसी न किसी टीबी के मरीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई इसको पोषण की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और उसको फिर वो न्यूट्रिशन बास्केट, पोषण की टोकरी जो हम कहते हैं, जिसमें दाल है, चना है, मूंगफली है, ऐसी तमाम सामग्री जिससे आपको पोषण मिल सके उचित, वो उसको देते हैं। तो आपके गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो निक्षय मित्र बन सकते हैं। आपके गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद टीबी के रोगी होंगे और जानकारी ही नहीं किसी को। टीबी मुक्त भारत 2025 का बनाना है, विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। बेटियां होंगी, माताएं होंगी, बुजुर्ग महिलाएं होंगी, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप ये कर सकती हैं। और क्योंकि ये हमारा महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए मैं जरूर कहना चाहती हूं कि सुरक्षित मातृत्व की जो प्रथा है, इसको बढ़ावा देना भी आपकी ग्राम प्रधान के रूप में जिम्मेदारी है। हमारे सरकार की जो 2 योजनाएं चलती हैं, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि आपका छोटा सा प्रयास भी हमारे नेशनल इंडिकेटर्स पर असर डालता है। आज मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी, और शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी, नियोनेटल जो बिल्कुल नवजात बच्चा पैदा होता है, इन सब की मृत्यु दर में दुनिया में जिस गति से गिरावट आ रही है उससे कहीं ज्यादा तेज गति से भारत के अंदर गिरावट आई है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। और ये क्यों संभव हुआ है? ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की तमाम योजनाएं जो मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, मां और बच्चे के सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही हैं, जमीन तक उनकी पहुंच बढ़ रही है। लेकिन अभी भी हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। अभी भी हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। SDG टारगेट है कि हमें मातृ मृत्यु दर को, मैटरनल मोर्टेलिटी को 70 पर लाख लाइव बर्थ्स लेकर आना है। दुनिया से हम बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी हम 97 पे हैं। हमारी अपनी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में हमने 100 का लक्ष्य तय किया था, 100 प्रति लाख लाइव बर्थ्स, लेकिन हम उससे भी कम आ गए, हम 97 आ गए, लेकिन अभी भी हमें 70 पहुंचना है। और उसमें मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। एक भी महिला ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके बच्चे का जन्म घर के अंदर हो। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि हम मां और बच्चे के जीवन को सुरक्षित रख सके। आप उन्हें बताइए
जननी सुरक्षा योजना में हम फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने के लिए। तो अगर सरकार आपको आर्थिक लाभ दे रही है कि आप एक अस्पताल में जाके डिलीवरी कराएं, तो आप उस लाभ से क्यों वंचित रहें? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत किसी भी महिला के बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, उसके लिए वो 3 दिन तक महिला को फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री उसका डाइट, खाना पीना, ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स, डायग्नोस्टिक, यहां तक कि ब्लड की आवश्यकता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन, बोथ। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या आपके गांव में ऐसी कोई भी महिला है जो इन योजनाओं से वंचित है? ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। मां और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हो, यह हमारी सोच है। 2047 का विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा जब हमारी माएं अपना जीवन खो दें, हमारे बच्चे जन्म लेकर मर जाएं या जन्म लिए बिना ही चले जाएं, तो कैसे हमारा विकसित भारत बनेगा? स्वस्थ मां स्वस्थ बच्चे से बनेगा। और इसलिए यह भी जरूरी है दैट देयर इज हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन। आप लोग तो गांव के प्रधान है, हर परिवार में जाती आती होंगी, हर नई बहू को आप जानती होंगी, तो उन बहुओं को कौन बताएगा? उनकी सासों को तो ज्यादा समझाने की जरूरत है कि बच्चों के बीच में हेल्दी टाइमिंग और स्पेसिंग होनी चाहिए। मां का स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब बच्चों के बीच में गैपिंग, स्पेसिंग ठीक रहेगी। और इसके लिए नई बहुओं से भी इंटरेक्ट करिए। हमारे स्वास्थ्य कर्मी तो जो करते हैं वो करते हैं, बट आप गांव के प्रधान हैं, आपकी बात में जो वजन होता है वो एक परिवार के अंदर जाकर परिवार के एक अभिभावक के रूप में समझाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका असर बहुत गहरा होता है। और हमने इतनी सारी हमारी जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं उसको इतना इंप्रूव किया है। आज इतनी सारी कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस उपलब्ध हैं बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, क्यों नहीं हम उसके बारे में उन्हें बताएं? तो सुरक्षित मातृत्व प्रथा, इसको आगे बढ़ाना है अगर हम महिला हितैषी ग्राम पंचायत की बात करते हैं। यह हमको सबको देखने की, करने की जरूरत है। और इसके साथ ही महिलाएं, अभी मंत्री जी भी आपको कह रहे थे कि भाई उज्ज्वला गैस का किसने किसने लाभ लिया, जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, लिया कि नहीं लिया? क्योंकि जो इंडोर पोल्यूशन है उससे सबसे ज्यादा खतरा तो खाना पकाने वाली महिला को ही होता है। परिवार के बाकी सदस्यों को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महिला को होता है। तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा? तो एक आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप इन सब जो हमारे कार्यक्रम है इसमें अपना योगदान दें। सरकार मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम लेकर आई। मिशन इंद्रधनुष क्या है? गर्भवती मां और बच्चों का टीकाकरण। हमारे देश में अभी भी बहुत सारी मां और बच्चे हैं जिनका संपूर्ण टीकाकरण नहीं हो पाता। किसी का तो बिल्कुल नहीं हो पाता, किसी को जितने कुल टीके लगने चाहिए वो नहीं लग पाते, बीच में ही छोड़ दिया, 1 लगाया, 2 लगाया, 4 लगाया, छोड़ दिया, पूरा नहीं किया। तो मिशन इंद्रधनुष हम इसलिए लेकर आए कि हमारे जो भी ऐसे बच्चे हैं, गर्भवती माएं हैं, उनको कुल जितने टीके लगने चाहिए, 12 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिससे बच्चों को बचाने के लिए हम टीके लगाते हैं। पहले केवल 6 लगते थे, हमारी सरकार आने के बाद 6 और हमने जोड़े, 12 बच्चों को बचाने के लिए। और हमारा लक्ष्य है मिशन इंद्रधनुष के तहत एक भी बच्चा संपूर्ण टीकाकरण से छूटना नहीं चाहिए, गर्भवती माएं नहीं छूटनी चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके गांव में हर परिवार के बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण का काम पूरा हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो माइग्रेट करके चले जाते हैं, कुछ समय के लिए बाहर हैं, वापस आए। आप इंश्योर करिए, आप सुनिश्चित करिए, आप नेतृत्व कर रहे हैं अपने गांव का, ये सारी जिम्मेदारी आपको निभानी है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, ये पहले तो हम जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा में जो लोग आए, जो देश की लगभग बॉटम 40% आबादी है, 55 करोड़ लोग, उनके लिए हमने 5 लाख के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की।
हमने इसमें एक और कड़ी जोड़ी कि जितनी आशा और आंगनवाड़ी हैं उनको भी हम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। तीसरी कड़ी जोड़ी, अभी पिछले वर्ष हमारी सरकार आई तो 70 साल के जितने बुजुर्ग हैं, आपके गांव में तो बहुत सारे बुजुर्ग होंगे 70 साल की उम्र वाली, और खास तौर से महिलाएं, आप देखिए कि हर 70, इसमें कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब कुछ नहीं, 70 साल उम्र का क्राइटेरिया है। तो 70 साल की उम्र वाले जितने बुजुर्ग हैं और खास तौर से जो महिलाएं हैं, उनका 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा वाला आयुष्मान वय वंदन कार्ड बना कि नहीं बना, मुफ्त इलाज की सुविधा। बुजुर्गों के सामने समस्या क्या है कि बीमारी झेलते रहेंगे, किसी से कहेंगे नहीं, घर में पैसा नहीं है, किससे कहें, बीमारी झेलते झेलते चले जाते हैं। लेकिन अगर 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया और बुजुर्गों का अलग कार्ड है, यानी अगर किसी परिवार को पहले से 5 लाख का बीमा का कार्ड मिला हुआ है, उसके अतिरिक्त जो बुजुर्ग होंगे घर में, उनको 5 लाख रुपए का अलग कार्ड मिलेगा, आयुष्मान वय वंदन कार्ड। तो आप ये सुनिश्चित करिए कि हर महिला का ये आयुष्मान वय वंदन कार्ड, जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सबका, लेकिन महिलाओं का खास करके, उनका जरूर बनना चाहिए। आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने गांव को सही मायने में एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत बनाएंगे। और मैंने पहले भी कहा, आप सबकी क्षमता में आज देश की सरकार को कोई दुविधा नहीं है। मैं स्वयं भी आपकी तरह महिला हूं, अभी मेरे बड़े भाई ने मेरा परिचय दिया, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि हम किसी भी पद पर हों, हमारे पद के साथ जुड़ी हुई अलग किस्म की चुनौतियां होती हैं। हर महिला की अपनी यात्रा होती है, अपने संघर्ष होते हैं, लेकिन हमें बहुत शक्ति होती है और आप जो चाह लेंगी अपने गांव के लिए वो कर लेंगे। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। अभी तो आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में आई हैं, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो शत्रु तो पैदा होंगे ही। ये तो प्रकृति का नियम है। हमारे साहस को टेस्ट करने का प्रकृति का नियम है, तो हमें उससे कभी भी भयभीत नहीं होना है। मैं चुनाव लड़ने जाती हूं तो मेरे खिलाफ भी सारे पुरुष ही चुनाव लड़ रहे होते हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला पॉजिटिव एनर्जी है। कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती, और जिस कमिटमेंट और जिस सिंसियरिटी के साथ महिलाएं काम करती हैं, उसका मुकाबला पुरुष नहीं कर सकते। और मैं अपने अनुभव से आपको यह बात कह रही हूं। मेरे खिलाफ बहुत षड्यंत्र होते हैं, बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि जिस कमिटमेंट से मैं काम करती हूं वो नहीं करते हैं। कितने भी आ जाएं, मैं चिंता नहीं करती। यू हैव अ वुमन इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ यू, रिमेंबर दैट। आप हार के ही जाओगे, and I believe it. I believe it. Today we have a woman who is our president. यह भारत में ही संभव है। देश की मंत्री, देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन सा ऐसा पद है जो महिलाएं नहीं संभाल रही? राजनीति हो, खेल हो, विज्ञान हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी क्षमता का लोहा मनवा रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चुनौतियां तो आएंगी ही। एक छोटी सी चुनौती सरपंच पति की भी है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूं आप सबसे, अभी पुरुषों को हो सकता है ये यकीन करने में कठिनाई हो कि आप कर सकती हैं, लेकिन आप ये यकीन करना मत छोड़िएगा कि आप कर सकती हैं।
बहुत सारे पुरुष सपोर्टिव भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुमको क्या पता है, मैं बताता हूं क्या करना है। कोई बात नहीं, हमें घर में झगड़ा थोड़ी करना है, लेकिन ये समझाते भी रहना है कि मुझे पता भी है और मैं कर भी सकती हूं। हर विवाद का हल निकाला जा सकता है और ऐसे निकाला जा सकता है कि हमारे घर और परिवार की शांति भी भंग ना हो। मैं आप सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूं। आज मुझे सचमुच यहां आप सबके बीच आके बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह इतना अद्भुत नजारा है, इतनी सारी महिलाएं इतनी ऊर्जा के साथ, इतने उत्साह के साथ, इतने पैशन के साथ देश को बदलने के लिए तैयार है और हमें भरोसा है कि अपनी ग्राम पंचायत को सशक्त बना के आप 2047 के सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।